हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपको बताता हूँ कि अपनी बॉडी के अंदर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। इससे पहले मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, उसमें जो है उसका पूरा ट्रैक था वो बता दिया है। और अब यहाँ देखते हैं कि अपन ये रेस्पिरेशन जो है वो कैसे हो रहा है। ये रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें अपन सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेस यहाँ पर चलती है। तो पहले मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको बता दूं, फिर गैसों का आदान प्रदान बताऊं, गैसेस एक्सचेंज बताऊंगा क्या होता है। ये देखिए, ये लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स हैं। लंग्स के नीचे एक ये बड़ी मसल लगी हुई है, ये है डायफ्राम। और दो मसल इसके ऊपर लगी रहती हैं। ये लंग्स कहाँ से ढके हुए हैं? रिब्स से ढके हुए हैं। तो रिब्स के बीच बीच में मसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो उसकी दो लेयर होती हैं, एक लेयर अंदर की तरफ होती है और एक लेयर बाहर की तरफ होती है। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलेंगे अपन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इसमें लंग्स में वो हवा कैसे आती है और लंग्स से हवा कैसे बाहर जाती है, अपन यानी कि इनहेलेशन कैसे कर रहे हैं और एक्सहेलेशन कैसे कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर से जो एयर आ रही है उसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है, और अंदर से जो हवा बाहर जा रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ही क्यों आ रही है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर जा रही है? इसके लिए एक फिजिक्स का नियम है कि जो गैसेस ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती हैं वो कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स द गैसेस आर मूव्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा है देन बॉडी के, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर जा रही है। और अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बनती रहती है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन बॉडी के टिश्यूज में ज़्यादा है, बॉडी के अंदर ज़्यादा है, और एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो बॉडी से बाहर जाती रहती है। तो ये तो आना और जाना हो गया कि ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों जा रही है। अब जब वो लंग्स में आ जाती है तो लंग्स में से फिर वो एल्विलाई में जाकर के एक्सचेंज होती है, यानी कि वहां से वो ब्लड में पहुंचती है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, ये कैसे हो रही है, इसको कौन करवा रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो ब्रेन से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से। पर यहाँ पर तीन मसल उसके लिए काम करती है। एक मसल ये नीचे लगी हुई है जिसका नाम है डायफ्राम, और दो मसल पसलियों के बीच में लगी होती हैं। पसलियाँ जो हैं उनके बीच में जो मसल लगी हुई है इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, वो लंग्स को दबाने का और लंग को फैलाने का काम करेंगे। होता क्या है, जब अपन सांस अंदर लेते हैं, यानी कि जब अपन इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल जब करते हैं तो ये डायफ्राम एक्चुअली कैसा ऐसे डोम शेप होता है, इस तरह। तो जब अपन सांस अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट होगा तो लंग्स नीचे की तरफ फैल जाएंगे। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल यानी कि जो रिब्स की ऊपर वाली जो मसल्स हैं वो लंग्स ऊपर की तरफ उठेंगी, तो लंग्स को बाहर की तरफ खींचेंगी। लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है प्लूरा, और प्लूरा की जो पेराइटल लेयर है वो मसल से जुड़ी है, तो मसल के साथ में प्लूरा भी बाहर उठेगा। बाहर उठता है तो लंग्स जो है चौड़े हो जाते हैं, यानी कि लंग्स का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, किसके कारण? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कारण। और वर्टिकल डायमीटर किससे बढ़ेगा? डायफ्राम से, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा। तो दोनों जो लंग्स हैं वो चौड़ाई में भी बढ़ जाएंगे और लंबाई में बढ़ जाएंगे, और हवा अंदर चली जाएगी। इसको कहते हैं अपन इनहेलेशन, इंस्पायरेशन, है ना। इनहेलेशन भी कह सकते हैं और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि ये जो डोम शेप्ड जो डायफ्राम था वो जब अपन सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ये अपनी स्थिति में चला जाएगा। अपनी स्थिति में जाएगा मतलब नीचे से लंग्स को प्रेस करेगा, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने से वो बाहर से लंग्स को दबाएंगे। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर बढ़ा था लंग्स का वो कम हो जाएगा, और जो वर्टिकल डायमीटर बढ़ा था वो डायफ्राम की वजह से कम हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ से लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा और हवा बाहर चली जाएगी। इसको कहते हैं अपन एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है सांस अंदर लेने की और सांस
बाहर छोड़ने की। अब बात करते हैं कि जब अपन सांस अंदर लेते हैं और वो लंग्स में जाती है, लंग्स में जाकर के कहाँ पहुँचती है। ये है एल्विलाई का डायग्राम। देखिए छोटी छोटी एल्विलाई ये बनी हुई है, इनके अंदर जाकर के वो हवा पहुँचती है और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी। कैसे जाती है, देखो ये ब्लड में पहुँचने वाले, ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं, ये कैपिलरी का नेटवर्क है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कहाँ से ब्लड को लेके आ रही है, कहाँ से, हार्ट से। हार्ट में जो बॉडी का ब्लड आया था डिऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको लेके आई है एल्विलाई में। एल्विलाई में ऑक्सीजन अंदर चली गई और ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड में चली गई और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के अंदर आती, एल्विलाई से ये बाहर चली जाती। तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है ना। एक्सचेंज क्यों होता है, एक्चुअली जब एल्विलाई में जो ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन का यहाँ पर जो प्रेशर रहता है वो 105 mm ऑफ Hg रहता है, और जबकि ब्लड में जो प्रेशर रहता है वो 95 रहता है। तो 105 mm ज़्यादा है और 95 कम है, इसलिए एल्विलाई से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो एल्विलाई के अंदर 40 mm ऑफ जी होता है, जबकि ब्लड में वो 45 mm। तो 45 उधर ज़्यादा है और 40 एल्विलाई में कम है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से कहाँ जाती है, एल्विलाई के अंदर। तो बॉडी के अंदर दो जगह रेस्पायरेशन हो रहा है, एक तो एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में हो रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और एक हो रहा है टिश्यू के लेवल पर। जो एल्विलाई से जो ऑक्सीजन ब्लड में गई थी, फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ में और प्लाज्मा के साथ में कहाँ पहुंचेगी, टिश्यू में पहुंचेगी। तो टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो और भी कम है, वहाँ ऑक्सीजन कितनी है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसमें से जो ब्लड गया था वो कितनी कंसंट्रेशन में गया, 95 mm ऑफ Hg, जबकि ब्लड में जो है वहाँ पर कंसंट्रेशन ओनली 40 बचती है उसकी ऑक्सीजन की, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कैपिलरी में से निकल के ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी। लेकिन टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 50 mm ऑफ Hg, जबकि ब्लड में जो रहता है वो कितना रहता है, 45। इसलिए टिश्यू में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वो ब्लड में जाएगी और ब्लड उसको लेकर के एल्विलाई में जाएगा, एल्विलाई से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। इसको कहते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, है ना, गैसियस एक्सचेंज। तो ये गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है वो दोनों आपको इसमें समझ में आएगी। और तो मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि ये मेरे वीडियो को देखें और इनको समझें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो नॉलेज है वो आप प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।